आज हम लोग पोयम द ओल्ड प्ले हाउस देखने जा रहे हैं, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास, जो कि कमला सुरैया के नाम से भी जानी जाती हैं, 1934 में केरला में जन्मी ये राइटर फेमिनिस्ट राइटर के तौर पे जानी जाती है, क्योंकि इन्होंने मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटीज़ में रह रहे महिलाओं के प्रॉब्लम्स को सामने रखने का काम किया है। इन्हें कन्फेशनल पोएट के तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ वर्क्स में इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को साफ तौर पे देखा जा सकता है। इनका राइटिंग जर्नी 2 भाषाओं में रहा है, इंग्लिश और मलयालम, और ये दोनों भाषाओं में लीडिंग राइटर्स में रही हैं। हम लोग पोएम पे आते हैं, तो पोएम द ओल्ड प्ले हाउस पब्लिश हुआ था 1973 में इनकी बुक द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में। तो चलिए अभी हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस पोएम का टाइटल द ओल्ड प्ले हाउस ही क्यों है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि इस पोएम को एक वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और वाइफ जो कि मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटीज से बिलोंग करती है। You planned to tame a swallow, to hold her in the long summer of your love, so that she would forget not the raw seasons alone and the homes left behind, but also her nature, the urge to fly, and the endless pathways of the sky. पोएट यहाँ पे मेटाफर का यूज करते हुए खुद को स्वॉलो बताती है। स्वॉलो एक पक्षी का नाम है, एक छोटा सा पक्षी जो कि समर सीजन में रहना पसंद करती है, और जब उसके अपने होम कंट्री में समर सीजन समाप्त हो जाती है, जब विंटर आने लगता है, तब वह मरुस्थल की ओर प्रस्थान कर जाती है। यू यानी कि हस्बैंड और स्वॉलो यानी कि वाइफ खुद। पोएट पक्षी के माध्यम से बताती हैं कि उनको लॉन्ग समर का प्रलोभन लालच दिया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कभी विंटर नहीं आएगा, इसलिए हमेशा के लिए यहीं रहो और अपने पुराने घर को, अपने होम कंट्री को भूल जाओ। होम कंट्री कहने का सेंस है कि वो पक्षी कहाँ से उड़ के उस मरुस्थल तक आया है जहाँ पे कभी भी फिर से विंटर नहीं आने वाला है। तो इसके माध्यम से पोएट कहती हैं कि उनके हस्बैंड उनको ये लालच देते हैं और बोलते हैं कि अपने पुराने घर को भूल जाओ, अपनी पुरानी यादों को भुला दो, अपने नेचर को भुला दो, तुम्हारे अंदर जो ये कुछ करने की चाहत है उसको भुला दो, और इवन जो तुम इतना जर्नी ट्रैवल करके यहाँ आई हो, अपनी जो मेमोरीज है लाइफ की, वो सब कुछ तुम भुला दो। इट वॉज नॉट टू गैदर नॉलेज ऑफ येट another man that I came to you, but to learn what I was, and by learning to learn to grow. But every lesson you gave was about yourself. पोएट कहती हैं, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई थी कि मैं तुम्हारे अबाउट में जानूँ, बल्कि मैं इसलिए आई थी ताकि मैं खुद को डिस्कवर कर पाऊँ, खुद को पहचान पाऊँ, खुद को और कुछ नया सिखा पाऊँ और उससे आगे बढ़ पाऊँ। बट यहाँ आके जो कुछ भी मैंने सीखा वह बस तुम्हारे अबाउट में था। ऐसा पोएट बताती हैं अपने हस्बैंड को एड्रेस करते हुए। यू वेर प्लीज्ड विथ माई बॉडीज रिस्पॉन्स, इट्स वेदर, इट्स यूजुअल सैलो कन्वल्सन्स। यू ड्रिवल्ड अ स्पिटल into my mouth, you poured yourself into every nook and cranny. You embalmed my poor lust with your bitter sweet juices. यहाँ पे उनके और उनके हस्बैंड के बीच के फिजिकल रिलेशनशिप के अबाउट में बात किया गया है। उनके हस्बैंड कैसे अपने फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए उनका यूज किया करते थे, और वो खुद को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए जो भी कर सकते थे पोएट की बॉडी के साथ, उन्होंने वो सब कुछ किया। इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल के साथ लिख दिया गया है, जो कि हिंदी में उतना बताना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे बीटर स्वीट जूसेस,
नुक एंड क्रैनी, यानी कि उनके बॉडी के हर कोने में उनके हस्बैंड ने कोशिश किया जाने का। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से कि उनकी वाइफ क्या सोचती है, कैसा महसूस कर रही है। उन्हें बस मतलब था तो बस इस बात से कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है, यानी कि ओवरऑल बस उन्हें अपने फिजिकल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो पोएट को यूज करते थे। यू कॉल्ड मी वाइफ, आई वॉज टॉट टू ब्रेक सैकरीन इनटू योर टी एंड टू ऑफर एट द राइट मोमेंट द विटामिन्स। यहाँ पे हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि पोएट एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अबाउट में बात कर रही हैं। एक वाइफ को अपने हस्बैंड के सारे ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वह चाय में चीनी मिलाना हो या फिर उनके सेहत का ख्याल रखना हो। Cowering beneath your monstrous ego, I ate the magic loaf and became a dwarf. I lost my will and reason to all your questions. I mumbled incoherent replies. यहाँ पे पोएट बताती हैं अपनी स्टेट ऑफ माइंड के अबाउट में। उनके माइंड का स्टेट अभी ये है कि वो अब कुछ भी नहीं सोच सकती किसी भी चीज़ को लेके। अब उनमें रीज़न ढूंढने का हिम्मत नहीं बचा है। अब वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहती। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने पति के आगे घुटने टेक चुकी हो। उनके हस्बैंड उनसे जो भी बोलते हैं बस वो करती है, और जब भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो बस बिना ध्यान दिए आंसर कर देती है। और ये सब बस इसलिए होता है क्योंकि उनके हस्बैंड के पास मॉन्स्ट्रस ईगो होता है। मॉन्स्ट्रस ईगो यानी कि सुप्रीम लेवल का ईगो। इसमें क्या होता है कि इंसान को बस ये लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, बस वही सही है, बाकी हर कोई गलत है। इसमें ना ही इंसान दूसरे के बारे में सोचता है, ना ही कुछ समझना चाहता है। और इसका असर ये होता है कि पोएट अपने हस्बैंड के सामने बौना साबित हो जाती हैं। उनका अपना कोई कद नहीं रह जाता। वो अब ना ही सोच सकती थी, ना ही कुछ करने की चाहत उनमें रह गई थी। इस तरह पोएट बस एक रोबोट की तरह बन चुकी थी। द समर बिगेंस टू फॉल, आई रिमेंबर द रूटर ब्रिजेस ऑफ द फॉल एंड द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग लिव्स। जैसा कि हम लोग पोएम के स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि पोएट खुद को एक सोलो बताती हैं, और सोलो के लिए एक प्यारा सीज़न जो होता है वो बस समर होता है। और पोएट यहाँ पे फिर कहती हैं कि जो समर सीज़न है वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। आई रिमेंबर द रूडर ब्रिजेस ऑफ द फॉल एंड द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग लिव्स। ये जो लिव्स है ये पोएट के एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है। समर सीज़न समाप्त होने लगी थी, पतझड़ का सीज़न आ चुका था। और पतझड़ में क्या होता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहती हैं उनके जो सपने थे, उनके जो आशाएं थीं इस शादी के बाद, वो सारी अब ख़त्म होने लगी थी। और इससे जो उनके मन में जो बेचैनी उत्पन्न हो रहा था उसको वो साफ तौर पे महसूस कर सकती थी। योर रूम इज ऑलवेज लिट बाय आर्टिफिशियल लाइट्स, योर विंडोज ऑलवेज शट, इवन द एयर कंडीशनर हेल्प सो लिटल, ऑल परवेसिव इज द मेल सेंट ऑफ योर ब्रेथ, द कट फ्लावर्स in the vases have begun to smell of human sweat. रूम यानी कि पोएट के हस्बैंड का माइंड, ऑलवेज लिट बाय आर्टिफिशियल लाइट्स। पोएट कहती हैं उनके हस्बैंड का जो माइंड है वह एक बनावटी जैसा है, वो बस प्रिटेंड कर सकता है, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। इवन जो विंडोज है माइंड का, यानी कि जो भी कुछ चांसेस है नया कुछ माइंड के अंदर आने का, वो भी बंद है। वो कुछ नया सीखना भी नहीं चाहता, वो कुछ नया जानना भी नहीं चाहता पोएट के बारे में। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या सोचती है, इनका इमोशंस क्या है। इवन जब पोएट उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं तब भी ज़्यादा कुछ खास असर उन पे नहीं पड़ता। यहाँ पे जो वर्ड कट फ्लावर्स का यूज किया गया है ये कहीं ना कहीं पोएट को सिंबलाइज करता है। यहाँ पे पोएट के द्वारा बस वर्ड फ्लावर का भी यूज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने यूज किया कट फ्लावर्स का, जो कि ये डिनोट करता है कि पोएट शादी से पहले एक काफ़ी अच्छा फ्लावर हुआ करते थे, लेकिन उसे अब काट दिया गया है और अपने अनुसार यूज किया जा रहा है। पोएट इस लाइन के द्वारा कहती हैं कि
कि इवन जो ये गुलदस्ता रखा हुआ है इससे भी अब पुरुषों जैसी महक आने लगी है। देयर इज नो मोर सिंगिंग, नो मोर डांस, माई माइंड इज एन ओल्ड प्ले हाउस विथ इट्स ऑल लाइट्स पुट आउट। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस पोएम का टाइटल भी ओल्ड प्ले हाउस है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ओल्ड प्ले हाउस आखिर होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्ले हाउस एक प्लेस होता है जहाँ पे क्रिएटर्स का स्पेशली जगह होता है, यानी कि बहुत सारी क्रिएटिविटी होती हैं। ओल्ड प्ले हाउस यानी कि वहाँ पे जो भी क्रिएटिविटी थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। नो मोर सिंगिंग, नो मोर डांस, यानी कि जो भी क्वालिटीज़ थी वो भी अब समाप्त हो चुकी हैं। विथ ऑल इट्स लाइट्स पुट आउट। यहाँ पे जो सेंटेंसेज हैं वो पोएट के माइंड के लिए यूज किए गए हैं, यानी कि उनका माइंड अब एक ओल्ड प्ले हाउस बन चुका है जहाँ पे पहले तो बहुत सारी क्रिएटिविटी थी, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन अब वो सारी समाप्त हो चुकी हैं और माइंड की जो भी लाइट्स थी वो सभी बाहर रख दिए गए हैं। यानी कि उनके अंदर जो सोचने की शक्ति थी, जो समझने की शक्ति थी, वो सारी अब समाप्त हो चुकी हैं। द स्ट्रॉन्ग मैन्स टेक्निक इज ऑलवेज द सेम, ही सर्व्स हिज लव इन लिटिल डोजेस, for love is Narcissus at the water's edge, hunted by its own lonely face, and yet it must seek at last an end, a pure, total freedom. It must will the mirrors to shatter and the kind night to erase the water. यहाँ पे पोएट स्ट्रॉन्ग मैन के टेक्निक के अबाउट में बताती हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन एक ऐसे टेक्निक का यूज करते हैं जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसका ऐसे तारीफ़ करेंगे कि उसका सुंदरता ही उसका कमजोरी बन जाता है। जैसे कि लव इन लिटिल डोजेस। फिर यहाँ पे नार्सिसस का रेफरेंस दिया गया है। नार्सिसस जो कि एक मैथोलॉजी का हिस्सा है जिसमें वो अपने चेहरे के साथ ही प्यार में पड़ जाता है। एक्चुअली जब वो एक पॉइंट के पास से क्रॉस कर रहा होता है तब उसका अपना एक रिफ्लेक्शन दिखता है अपने फेस का, और वो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो अपने फेस के साथ ही अपने फेस पे ही अट्रैक्ट हो जाता है और दिन रात बस वही पॉन्ड के किनारे बैठे रहता है, अपने रिफ्लेक्शन को देखते रहता है। और उसकी हालत ये हो जाती है कि वो वहीं बैठे बैठे मर जाता है और वहीं पे फिर एक फ्लावर का जन्म होता है, नार्सिसस फ्लावर जिसको हम लोग जानते हैं। तो इन लाइनों में कुछ क्रिटिक का मानना है कि यहाँ पे कमला दास सुसाइड करने के अबाउट में बोलती हैं कि सुसाइड वो कर लेंगी और फिर पूरा आज़ाद हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग एक और तरीके से इन लाइनों को देख सकते हैं कि जैसे पोएट खुद को नार्सिसस बताती हैं और फिर एक अच्छे रात के इंतज़ार में हैं। जब रात पूरा घना होगा, पूरा डार्क होगा और लाइट नहीं होंगे, तब वो जो वाटर है वो मिरर की तरह काम करना बंद कर देगा, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। इस तरह वो वहाँ से आज़ाद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। हम लोग अब समझते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस पोएम में बहुत सारे सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, जैसे सोलो, जैसे कि समर, जैसे कि कट फ्लावर्स, जैसे कि नार्सिसस, जैसे कि प्ले हाउस। तो इन सारे जो मैन वर्ड्स हैं ये सब पे हमें जोर देना चाहिए आंसर राइटिंग के टाइम। और इस पोएम का जो मेन टॉपिक है जैसे कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के खिलाफ आवाज़ उठाना, जैसे कि मैरिटल रेप के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं बता दूं कि मैरिटल रेप तब होता है जब किसी का शादी होता है और उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है, तब उसे मैरिटल रेप कहते हैं। इसमें डायरेक्टली मैरिटल रेप के अबाउट में तो नहीं बताया गया, लेकिन जिस तरह से इस पोएम को नरेट किया गया है उससे लग रहा है कि मैरिटल रेप का भी बात इसमें है। इस तरह से जब हम लोग आंसर लिखेंगे तब हमें इन
टॉपिक्स पे ध्यान देनी चाहिए और इस टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा जोर देनी चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।